जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। अभी हम हैं भिवानी की डिफेंस कॉलोनी में। डिफेंस कॉलोनी के पास हुन्नामल की जो प्याऊ है उसमें सूबेदार वीर सिंह तंवर, जो कि मूल निवास बापोड़ा के रहने वाले हैं, और ऐसी शख्सियत के पास हैं हम जिन्होंने जवान से भर्ती होकर सूबेदार रैंक से पेंशन आए और अपने तीनों बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, तीनों को ही एयरफोर्स में अफसर बना के भेजा। और एक जो इनकी बच्ची है वो अभी रिटायरमेंट भी आ गई है। तो विशेष चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से एक सेना के पूर्व सैनिक सूबेदार ने कितना संघर्ष किया, कैसे अपने बच्चों को सेना भी छोड़कर एयरफोर्स में अफसर बनाया। हालांकि काफ़ी जेशो जवान के बच्चे सेना में अफसर देखे हैं, लेकिन एयरफोर्स में, वो भी तीनों बच्चों को एयरफोर्स में अफसर बनाना। वीर सिंह साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले फौजी न्यूज़ 24 पे। मैं साहब, ये इस चैनल का इससे पहले हमें कभी मौका ही नहीं मिला। ये तकरीबन 14 साल का अरसा बीत चुका है, तो अभी तक न हमें हिम्मत थी, न किसी चैनल वाले ने हिम्मत किया कि भाई हम कुछ बात करें या किसी को कुछ पूछताछ करें। कुछ लोग आए बीच बीच में सलाह मशवरा लेने के लिए कि साहब बच्चों को कैसे किया गया। वो आए अपने बच्चों के लिए, हमने जितना जानकारी थी उतना उनको बताया, सहयोग किया, जितना रास्ता हमें मालूम था वो रास्ता दिखाया। और वो हमारा एक नैतिक फ़र्ज था, एक कर्तव्य था, वो हमने पूरा किया। लेकिन बात रही चैनलों और समाज की, समाज कुछ मायनों में ये लगा लो कि सोया हुआ था, या ये लगा लो कि भाई उनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कौन बच्चा क्या बन रहा है। और ये हमारा एक, हम ये तो नहीं कह सकते कि पीछे हैं, लेकिन अगर एवरेज लगाएं तो हम एक्चुअल में अब पीछे हैं। वो पीछे रहने की कुछ वजह भी हैं, वो आप लोग सब जानते हैं, मेरे मुंह से अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूँ कि जो और समाजों को हम देखते हैं उनमें जो जितना हौसला अफजाई या जितना लोग वो करते हैं, शाबाशी देते हैं, उतना हमारे साथ, हमारे समाज में नहीं है। मैं अपने गांव का उदाहरण दूं कि अभी 2 बच्चे, एक एसडीएम है, एक भाई, और एक जयंत कुमार लेफ्टिनेंट बना है। तब गांव जगह है कि भाई यार इसको तो कुछ होना चाहिए, कुछ प्रोग्राम करना चाहिए। तब उन लोगों ने 5-7 आदमियों ने अपना विचार विमर्श करके एक प्रोग्राम करने की हिम्मत जुटाई, जो उससे पहले नहीं हो पाया। ये एक बड़ी कमी थी, और इस कमी को मैं ये समाज से और सभी गांवों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके आसपास में जो कुछ और होता है, अगर ऐसे बच्चे किस्मत से निकलते हैं तो उनको हौसला अफजाई करिए। उसको देख के 10 बच्चे, 20 बच्चे और आपका जो है अपना अंदर में जो है अपना उद्देश्य बनाएंगे कि भाई मुझे भी ऐसा बनना, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मैं यही कहूँगा। आगे रहा माँ बाप की जिम्मेवारी है। ये माँ बाप जितना मेहनत कर सकता है उसको करना चाहिए। उसका ये फ़र्ज़ है कि अपने औलाद को, अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाए। अदरवाइज़ ऐसे ऐसे पेरेंट्स आए कि भाई हमारी तो बेटी उठती नहीं 8 बजे तक, हम क्या करें। अरे भाई, ऐसे माँ बाप को तो धिक्कार है जो उसकी बेटी 8 बजे तक उठ नहीं रही है, तो माँ बाप क्या कर रहा है फिर। बेटी को उठाने के लिए पेरेंट्स को 4 बजे उठना ही पड़ेगा। अगर पेरेंट्स 4 बजे उठता है तो बच्चे की ताकत नहीं वो 9 बजे तक, 8 बजे तक सोए। आप उसको जगा सकते हैं, आप उसको शुरू से हुक्म मानने का उसमें मादा पैदा करेंगे तो हुक्म मानेगा। आप कहो कि एक दिन में मैं उसको सुधार दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वीर सिंह साहब बात करें सेना की, तो आप सेना में जवान गए, जेसीओ बने, तो उस समय आपको कैसे मोटिवेशन मिला, या कैसे आपको ये लगा कि भाई मैं बच्चों को अफसर बनाऊंगा? तब ये हर किसी की किस्मत की बात होती है। कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, कुछ बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है। तो वो सबसे पहले तो इंसान को, हम अगर गणेश भगवान से सीखते हैं तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के चारों तरफ चक्कर लगाना अच्छा समझा और उसी में उनको जीत मिली।
अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि भाई मुझे तो जो है ना महेश जैसा बेटा जो है ना भगवान सबको दे, या ऐसे जो है ना पति पत्नी ऐसे बहू बेटा सबको नसीब हो, तो आपकी तकरीबन 70% ज़िंदगी हल हो गई, आपका सब काम पूरा हो गया। जिसने अपने माँ बाप का दिल जीत लिया ना, उसने दुनिया को जीत लिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम इतने बड़े आदमी बन गए है, लेकिन ये तय है कि आज जो इतनी मारामारी हो रही है कि साहब नौकरी नहीं है, नौकरियों में आरक्षण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई आप कुछ ऐसा सोचिए ना कि जो आप छीन सके या आप अपने बच्चों के लिए जगह निकाल सके। ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। ये बच्चे को पता नहीं है, बच्चा अपना पढ़ाई कर सकता है, स्कूल कॉलेज में जाएगा, अपनी क्लास में नंबर लाएगा, वो 90% ले रहा, 70% ले रहा, लेकिन उसको गाइड करना तो जिम्मेवारी पेरेंट्स की है ना। बच्चे को तो पता नहीं एयरफोर्स क्या है, नेवी क्या है, वो क्या है, वो तो अब देखेगा दुनियादारी को। तो ये जो ध्येय है ये पेरेंट्स को तय करना पड़ेगा कि मुझे बच्चों को किस साइड में ले जाना है। मैं फौज का सिपाही से भर्ती हुआ और सूबेदार बना और मैं सपने ये लेता कि भाई मेरा तो बच्चा मेडिकल से जाए या IAS बने, तो ये एक गलत फैसला हो जाता मेरे लिए। जब मैं सेना का मुझे नॉलेज था, जितना मुझे सेना के सीनियर से बात करने का मौका मिला, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला, तो वही मैंने अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया कि भाई यही फील्ड हम कम से कम हमें उसकी जानकारी है, तो उसी साइड में हम चलते रहे। और बच्चों ने भी मेहनत किया, बच्चों की मम्मी ने भी साथ दिया, मेहनत तो उन्हीं की है, मेरा काम तो सिर्फ एडम देखना और ये बंदोबस्त करना था, बाकी पूरी मेहनत उसकी। महेश साहब आप ताज्जुब मानोगे कि उस टाइम में एक टीनोपाल नील की एक डब्बी आती थी, तो उससे नील देते थे सफ़ेद कपड़ों में। तो सेंटर स्कूल की जो ड्रेस थी वो सफ़ेद शर्ट और नीली स्कर्ट होती थी, तो शर्ट जो सफ़ेद है उसमें टीनोपाल देना ही होता था। अब 4 बच्चों की ड्रेस धो के सुखाना, उसमें नील लगाना, फिर प्रेस करना, फिर उनके जूते पॉलिश करके और उनको तैयार करके स्कूल में भेजना। एक लेडीज़ अगर लोहे की है ना, वो इतना काम कर सकती है, लेकिन उसने किया, तो उसका फल आज ये आप लोगों के सामने है। 4 बच्चों में एक सबसे बड़ी बेटी है, उसने ऐसा, उसके अंदर से ऐसा निकला कुछ है, वो बोलती है कि पापा आप जो है ना हमें चारों को जो है वो डिग्रीदारी नहीं बना सकते, मैं नॉर्मल पढ़ाई करूँगी अपनी मेहनत से और मैं कॉलेज की फ़ीस भी खुद अपने से अरेंज कर लूँगा। भाई वो कौन सा तरीका है? बोली मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी छोटे बच्चों को और जो ट्यूशन का पैसा आएगा उससे मैं अपनी फ़ीस कॉलेज की जो है पूरी करूँगी। उस बच्ची ने इन तीनों को भी पढ़ाया और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और सही मायनों तो उनको लाइन पे ले जाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए उस बेटी का हाथ है। तो पेरेंट्स के साथ साथ बड़े बेटे की ये जिम्मेवारी होती है। किस्मत से मैं भी अपने माँ बाप का बड़ा बेटा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने भी अपनी जो ड्यूटी थी वो पूरी करने की कोशिश की है, और 90% तक मैं संतुष्ट हूँ। या मेरे पेरेंट्स जो है वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन वो अच्छी बात ये थी, मेरा भी सौभाग्य था कि वो संतुष्ट थे मेरे काम से, मेरे परिवार को परवरिश से, या उनको बच्चे पालने के। वो ये बोल के गए कि भाई हाँ बेटा हो तो ऐसा बेटा हो, तो उतना काफ़ी है मेरे लिए। मुझे और ज़्यादा किसी से प्रशंसा की किसी भी इंसान को ज़रूरत नहीं होती, कोई करे ना करे, लेकिन इंसान अपने अंदर से खुश होना चाहिए कि हाँ मैंने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, वो मैं कर पाया। रही बात है, ऊपर वाला आपको 100% आपकी मेहनत का लौटा के देगा। देरी कर सकता है तो वो देगा ज़रूर, और उसने दिया, हर हाल में उसने दिया। एक एक बूंद का हिसाब जो है उसने मेरे साथ किया है। हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, सरकारों को कर सकते हैं और किसी को कर सकते हैं, एक जज आपके साथ में अन्याय कर सकता है, लेकिन ऊपर वाली एक ऐसी शक्ति है वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सिर्फ देरी कर सकता है बस। बिल्कुल। हाँ। अगर बात करें 2 बच्चियां और 2 बच्चे आपके हैं, तो अभी चारों बच्चे क्या कर रहे हैं? बड़ी बेटी MSc B.Ed है
और वो टीचिंग कर रही है। 9-10 साल उसने आर्मी स्कूल में पढ़ाया जयपुर में उसकी ससुराल है। तो उसके बाद में जब बच्चे हो गए उसके तो बीच में छोड़ दिया गया पढ़ाई को। अब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो वो फिर टीचर है, अभी उदयपुर में है और वो अपना पढ़ाई स्कूल में कर रही है। बिल्कुल। उससे छोटी बेटी सोनिका तंवर है, वो विंग कमांडर से आ गई है अभी एयरफोर्स से। तो हमने उसको बुला लिया इसलिए कि अब उसका भी बच्चे हैं तो उन बच्चों को कौन देखे। दामाद भी विंग कमांडर है एयरफोर्स में, वो पीसी के हैं, तो उनको तो हम निकाल नहीं सकते थे। बेटी को निकाल लिया ताकि आगे का जो लाइफ है वो आसान हो जाए, बच्चों की परवरिश हो जाए इसलिए। बड़ा बेटा स्क्वाड्रन लीडर है, उसकी भी तकरीबन 12-13 साल नौकरी हो गई है। और छोटा बेटा जो है अभी सूरतगढ़ में है, वो भी जो है स्क्वाड्रन लीडर है एयरफोर्स में। तो ये बच्चे, चारों बच्चे ये अपने वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई हम ठीक है, आपके साथ में समाज को ले लो या सरकारों को ले लो, वो तो आपको जो कुछ कर रही हैं वो सबके सामने है। जो पीछे हुआ वो भी आपको जानकारी है, जो फिलहाल हो रहा है वो भी जानकारी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर इंसान ये अगर जिद्दी लगा ले या एक ये ठान ले कि भाई मुझे तो बच्चों को कामयाब करना है, तो आपका बच्चे के हाथ में से कोई दूसरा आके किताब छीनता नहीं है कि क्यों पढ़ रहा है यहाँ पे, किसने बोला पढ़ने के लिए। आप इतना करिए अपने बच्चों के लिए, अपना मकान के अंदर बच्चों को रखिए, उनको तालीम दीजिए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करो, पढ़ेंगे। बाहर से कोई शक्ति अभी ऐसा नहीं हुआ है कम से कम अपने इस माहौल में कि भी कोई बच्चों को किताब छीन ले और बोले कि नहीं क्यों पढ़ रहा है। आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई रुकावट नहीं है, आप कराइए मेहनत, लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल ये है कि दुनिया कोई 17 घंटे पढ़ता है, कोई 16 पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है। उन बच्चों का क्या भविष्य होगा जो बाहर रोड के ऊपर दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। ताश खेलना भी छोड़ो, नई जनरेशन ताश नहीं खेलती है, लेकिन वो मोबाइल में लगे रहते हैं या किसी संगत में बैठे हैं। तो जो बच्चा 1-2 घंटे संगत में बैठ गया दूसरी में, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते, वो क्या अफसर बनेगा? वो अपनी ज़िंदगी चलाने लायक भी नहीं बन सकता। ये माँ बाप की जिम्मेवारी है कि मेरा बेटा 1 घंटे गया तो कहाँ था वो, क्यों गया, इतनी देर क्यों लगाई उसने। तो जब आपका ये कंट्रोल रहेगा तो बच्चा कामयाब होगा ही होगा। बिल्कुल। अगर बात करें समाज की, तो राजपूत समाज में आज भी ये देखने को आया है कि भाई बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं, गांव में जो स्कूल है वहाँ तक पढ़ा लेते हैं। अभी हालांकि कुछ लोग गांव से कॉलेजों में भेजने लग गए हैं। उस समाज के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी बच्ची पहली अगर बात करें बापोड़ा गांव से निकलकर एयरफोर्स में अफसर बनी, नाम भी कमाया, माँ बाप का, दादा दादी का नाम रोशन किया, तो उन परिवारों को क्या कहेंगे जो आज भी बच्ची को अपने कैद में ही रखते हैं या कहीं ना कहीं डर रहता है उनको कि भाई मेरी बेटी अगर बाजार में जाएगी तो कुछ अनहोनी ना हो जाए? अब ये बात जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हर पेरेंट्स की, हर माँ बाप की चिंता भी है और ये चिंता भी किसी हद तक सही है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को शुरू से तोते की तरह पढ़ाते हैं, उसको उसका एम से उसको लाइन दिखाते हैं कि भाई बेटा आपको ये करना है, ये रास्ता गलत है, ये सही है। एक स्कूल का टीचर ये बोलता है, टीचर के पास में जाते हैं पेरेंट्स कि भाई हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आखिरी में अपना पीछा छुड़ाने के लिए टीचर क्या बोलता है कि भाई मेरे पास तो आपका बच्चा 6 घंटे रहा, 18 घंटे तो आपके पास है आपका बच्चा, आप करो ना कुछ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अब ये सही मायनों में जिम्मेवारी पेरेंट्स की है। आपका बच्चा बिगड़ गया, आपका बच्चा उठता नहीं है, गलत संगत में गया, तो माँ बाप की 100% जिम्मेवारी है, वो माँ बाप की लापरवाही है। बिल्कुल। अगर बात करें समाज की या लोगों की सोच की, तो अभी भी कहते हैं कि भाई बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ाए जाएं। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भाई आपके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे वेल सेटल्ड हैं, ऑफिसर भी हैं, तो किस स्कूल में पढ़े थे और किस माहौल में रहे? सब आपको जो आसान रास्ता है ना, जो आपको जो मिला है, जो आपके हालात के अनुसार आपको जो मिला है, आप उसी का सदुपयोग कीजिए।
मुझे आर्मी पर्सन होने के नाते सेंटर स्कूल नसीब था। मैंने कोशिश किया अपने बच्चों को सेंटर स्कूल में डालने का और मैं कर पाया। छोटी बेटी आर्मी स्कूल में पढ़ी, वहाँ पे सेंटर स्कूल में नहीं हो पाई, लेकिन उसको फिर मैं 9वीं 10वीं क्लास तक उसको भी सेंटर स्कूल में कर दिया। सेंटर स्कूल में करने के बाद में सेंटर स्कूल में और आपके प्राइवेट पब्लिक स्कूल में फ़ीस का एक गैप है, बड़ा फ़र्क है। तो जितना वो फ़र्क है ना उसको आप ट्यूशन पे लगा दीजिए, बच्चे को सेंटर स्कूल में भेजिए। जो मैं कर पाया, बच्चों को सेंटर स्कूल में भेजा, जो कम फीस थी वो पे किया। जो लोग ज़्यादा फीस दे के वेस्ट मॉडल में या इनमें पढ़ाते थे, उसकी जगह मैंने उस पैसे को ट्यूशन पे लगा दिया। मैं बच्चों को बोला कि भाई जिस आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता जिस टीचर का, उसका आप ट्यूशन लगाइए। ट्यूशन किया। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को रेगुलर पढ़ाई से टच रखने के लिए या उसमें डाले रखने के लिए उन बच्चों को भी ट्यूशन करवाइए, ट्यूशन पढ़ाएं। वो आपका बच्चा +2 में है तो वो 4वीं 5वीं में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए। आपका बच्चा डिग्री बीटेक कर रहा है तो वो 10वीं 12वीं बच्चे को मैथ पढ़ाए। तो उसमें आपको बिल्कुल आसान रास्ता है, ये सक्सेस पाने का कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हम लोग बगैर मतलब का, जब भाई सिस्टम को हम बदल नहीं सकते। जब आपको पता है कि आपके बच्चों को नाम अगर पहचान में आएगा कि भाई ये तो महेश चौहान जो है ना, ये तो राजपूत है, वो लिस्ट में से ही हटा दिया जाता है। ये हो चुका है हमारे साथ में, उसको आने नहीं देंगे आगे, चाहे वो गेम हो चाहे वो। लेकिन फिर भी आप उस सिस्टम से लड़िए ना, आप इतना हिम्मत दिखाइए। एक बार आपके साथ हो गया, दूसरी बार फिर भेज दो, तीसरी बार फिर भेज दो, या फिर रास्ता ही चेंज कर दो ना। ठीक है, आपका यहाँ इस गवर्नमेंट में यहाँ पे आपकी सुनाई नहीं है, या आपके बच्चों को यहाँ नहीं लगने दे रहा, आप जाओ ना राजस्थान में, कौन मना कर रहा है? आप जयपुर चले जाओ, आप और कहीं जाओ। और गए हैं लोग अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, लोग कोई यूपी में गया है, कोई राजस्थान में गया। आप, ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि भाई मेरा बच्चा, मैं बच्चे को कहाँ उसको लाइन दे सकता हूँ, कहाँ से उसको कामयाब कर सकता हूँ। तो ये तो सोचना पड़ेगा खुद हमें। बिल्कुल। तो साथियों, ये थे अपने हमारे साथ वीर सिंह तंवर साहब। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ यहाँ पर कैप्टन रणधीर साहब भी बैठे हैं, उनसे भी 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि रणधीर साहब का भी बच्चा लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, आर्मी में हैं। तो उनसे भी कुछ ना कुछ अवश्य जानेंगे वीर सिंह साहब से बात करने के बाद। और उन पेरेंट्स के लिए एक अच्छी बात है कि साहब ने अभी बताया कि बच्चे को सेंट्रल स्कूल में पढ़ाएं, और अगर आपको बच्चे पे जितना पैसा खर्च करना है, बाकी पैसा स्कूल फीस में ना देकर उसको ट्यूशन फीस में दें। और बच्चों के लिए भी एक अच्छी सीख यहाँ से मिली है कि भाई बच्चा खुद भी ट्यूशन पढ़ाए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैसे के लिए ट्यूशन पढ़ाए, लेकिन उसका कंटिन्यूटी रहे, वो टच रहे अपने सब्जेक्ट से। तो इसके लिए वीर सिंह साहब और कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए या आज की युवा पीढ़ी के लिए? सब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी मौका मिल नहीं पाया। जब आपने इतनी हौसला बढ़ा दिया है तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। हम सब ये तकरीबन 30-31 साल से केंद्रीय विद्यालय यहाँ नसीब हो पाया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि भाई हर ज़िले में एक केवी होना चाहिए, और किया गवर्नमेंट ने, वो तो बन गया। मैं सभी की तरफ से एहसानमंद हम पालवास गांव के, जिन्होंने सेंटर स्कूल के लिए ज़मीन दी और ये संस्था यहाँ पे बन पाई। सेंटर स्कूल से कम भी मेरे नॉलेज में जो है 10-15-20 बच्चे सेंटर स्कूल के और यहाँ से अफसर बन के देश सेवा में सेवारत हैं। तो सेंटर स्कूल का होना या इसको यहाँ बनाए रखना, ये भी यहाँ की पब्लिक की जिम्मेवारी है। और इसके साथ साथ कई भेदभाव भी हुए हमारे साथ में। 30 साल के सेंटर स्कूल की लाइफ में यहाँ अभी तक एनसीसी नसीब नहीं थी। इसके लिए रणधीर साहब बैठे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया। डिफेंस कॉलोनी की एक टीम है 10-15 आदमियों की, वो लोग हम गए। हमने प्रिंसिपल साहब को जो है सीधा इसी मैटर पे बात किया, तो उन्होंने तसल्ली दिया कि भाई जब आप लोगों को इतनी वो इसके लिए वो है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तब ये प्रयास करके अभी मंजूर हो चुकी है,
लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है। 50 बच्चों की ग्रांट आ चुकी है कि भाई 50 बच्चे का आपका बैच यहाँ एनसीसी ज्वाइन करेगा। हम ये कह सकते हैं कि भाई जब भिवानी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के बाद में भिवानी का नंबर है कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा आर्मी पर्सन हैं, और ये एक भौगोलिक परिस्थिति की वजह से मजबूरी भी है कि हमें और कोई काम नहीं है, इसलिए हमें अपना पालन पोषण करने के लिए या भी अपना गुजारा करने के लिए सेना की तरफ जाना ही होता है। ये कोई वो भी नहीं है और एक जज्बा भी है। हम अपने सीनियर को, अपने बड़े बूढ़ों को देख करके उससे चलते रहते हैं और चलते रहेंगे, वो चीज़ ठीक है। लेकिन हमारे साथ जो भेदभाव होता है उस पर आके बहुत दुख होता है। भाई एक सेंट्रल स्कूल में जिसमें एनसीसी का होना बहुत ज़रूरी है और उसमें एनसीसी नहीं है, भाई सिस्टम क्या सोच रहा है, किस नज़रिए से सोच रहा है ये कि भाई जो है, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जो बच्चे एनसीसी के थ्रू अफसर बन सकते हैं उनको रोका गया। भाई जिन की जिम्मेवारी थी, जिन अधिकारियों को ये सोचना था या जो ये ला सकते थे एनसीसी, वो नहीं लाए, तो इसका मतलब वो सोए रहे या उनके दिल में ये नहीं थी कि भाई यहाँ से पढ़ लिख के बच्चे वो इस तरह की कुछ और भी बातें हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कम से कम हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के टाइम से लेके और अभी मुख्यमंत्री जो है सैनी साहब के समय से कम 1240 या 1250 के आसपास कॉलोनियाँ विकसित हो चुकी हैं, यानी कि उनको वैध किया जा चुका है। लेकिन बदकिस्मती भिवानी शहर की ऐसी है कि एक भी कॉलोनी अप्रूव नहीं किया। 34-35 साल से इसका एरिया नहीं बढ़ाया गया। ये एक गरीब पब्लिक की, जो बाहर की कॉलोनियों में बसते हैं वो अमूमन आदमी गरीब होते हैं, मेरे जैसे हैं, जिनके पास में सिर्फ गुजारे लायक काम होता है, पैसा होता है। अगर पैसा होता तो मैं विकास नगर में रहता, मैं जगत कॉलोनी में रहता, लेकिन यहाँ आने की मजबूरी मेरी ये थी कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो ये गवर्नमेंट अगर इस मामले में नहीं सोच रही, ये काम अब तक नहीं कर पाए। वैसे तो ये विषय तो सीबीआई जांच का है कि भाई ऐसा कौन सा कारण है कि भिवानी शहर का 36 साल से तो एरिया नहीं बढ़ाया गया और इतने सालों से जो है वो कॉलोनी विकसित नहीं हुई। क्या कर रहा था शासन और प्रशासन, क्यों नहीं सुनाई हुई हमारी? हम 70-80 हज़ार आदमी जो बाहर कॉलोनियों में रह रहे हैं, अपना पेट गुजारा कर रहे हैं या बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ पढ़े हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने प्रशासन का एक चपड़ासी से लेकर मुख्यमंत्री तक ये, और हम साइड से हटके एक बार सेंटर के मंत्री जनरल वीके सिंह आए थे बापोड़ा गांव में, हम वहाँ भी 10-15 आदमी जाके अपना रोना रोया वहाँ, लेकिन आज तक हमारी सुनाई नहीं हुई। वापस में आके बोले कि भाई डीसी से मिलना जाके, और खुद सांसद माननीय धर्मवीर जी ने ये एक्सेप्ट किया कि साहब ये आए तो मेरे पास भी थे 2-3 बार, लेकिन इनका काम हो नहीं पाया। अरे भाई जब इतने बड़े लेवल पे एक नेताजी को पता है कि भाई ये काम हो नहीं पाया, तो भाई कितने साल लगेंगे आपको, कितना और टाइम चाहिए? सरासरी ये गरीब पब्लिक की शोषण है, उनके साथ अन्याय है। अभी भी अगर गवर्नमेंट अगर नहीं, हमारी मजबूरी ये है, अगर ये सरकार नहीं जगती तो हमें और कहीं जाने की जगह बची नहीं है। हम जा भी नहीं सकते कहीं, और कहाँ जाएंगे? और गए भी 1-2 जगह तो डीसी साहब हमको बोलते हैं कि भाई आपको यात्रा तो करनी है ट्रेन से और आप टिकट ले रहे हो हवाई जहाज़ का, यानी कि आप दूर जा रहे हो। अरे तो आप लोग के पास भी आए हम, तो पहले तो हम तो 3 व्हीलर से आए आपके ऑफिस में, एडीसी के पास हम गए, डीसी के पास हम गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर, और दूसरे हमारे जो विधायक साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, माननीय हैं, हर साइड से संपन्न हैं, और वो बोलते हैं, हमें ताज्जुब होता है, वो बोलते हैं कि अभी सरकार का खजाना लबालब भरा है पब्लिक के काम के लिए। अरे कौन सा खजाना भरा भाई, कहाँ गया वो खजाना? अभी तक तो कॉलोनी एक भी अप्रूव नहीं किया आपने। हाँ, जो कॉलोनियाँ डीटीपी के थ्रू गई थी वो अप्रूव हुई, वो टोटल कुल मिला के सारा 57 एकड़ ज़मीन है, वो भी जांच का विषय है।
भाई वो अभी नए हो गए और वो आज तक वो अप्रूव कर दी, और जहाँ पब्लिक बस रही हुई है 30 साल से 35 साल से, उनको आप पूछ नहीं रहे वजह क्या है ये। चलो इतनी मेरी पावर नहीं है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या किया जा रहा है आज के टाइम में भी, और दिखाने के लिए दिखा था भाई 9 से 12 9 से 11 जो है ना डीसी साहब ये सुनेंगे, एडीसी साहब ये सुनेंगे। आपको मैं साहब ताजुब होगा, ये रोहतक रोड के ऊपर मेन एंट्री है, दिल्ली से आते हैं तो हम रोहतक रोड पे प्याऊ के ऊपर, यहाँ संजय मेमोरियल रोड से लेकर के और निनाण पार करते हुए बाईपास तक तकरीबन ये 1400 मीटर का एरिया है। इसमें बिजली का जो रोड के मेन रोड के 4 लाइन के ऊपर जो बीच में लाइट लगी हुई हैं, रोड लाइट, उनको 4 साल हो गए खंबे खड़े हुए, आज तक प्रशासन और शासन उसमें कनेक्शन नहीं दिला पाया लाइट का। वो लाइट जली नहीं, खंबे टूटने शुरू हो गए लेकिन वो लाइट नहीं जली। अरे भाई अगर ये 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का एरिया था, इसमें अगर लाइट चालू हो जाती एक आध साल है तो कम से कम वो 3-4 गायें मर चुकी हैं, वो मरने से बच जाती। 2-3 एक्सीडेंट हो गए, 2-3 जो है इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ डोला है, वो कुछ बचते। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं भोग चुका हूँ, और मैं नहीं, सभी ने भोगा है, लेकिन यही है कि आज तक हमें मौका नहीं दिया गया कि आज आपने बड़ी कृपा करी है, बड़ा वो किया है जो आप यहाँ तक आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं तमाम चैनलों से ऐसे कहता हूँ कि भाई आप परिवार के पब्लिक के अंदर जाके ऐसे ऐसे उनके दर्द जो है उनको मौका दो, आप सुनाने का, पब्लिक को सुनाने मौका दो। हम किसी मुख्यमंत्री से हमें मिलने नहीं दिया जाता, हम जाएंगे तो बोलेंगे भाई अभी टाइम नहीं है, वो तो जल्दी में बाद में। सब कोई भी नेता किसी भी लेवल पे है, हमने किसी को बगैर बताए ये नहीं छोड़ा कि भाई हमारी कॉलोनी को अप्रूव करा दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 30 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। हम सरकार नहीं नाम ले रहे, कोई भी सरकार हो, आज की सरकार भी शामिल है और पिछले 20 साल में जो सरकारें थी वो भी शामिल हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब भी कोई बड़ा रूप धारण करेगी वो करेगी ना तो मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पर। लेकिन ये छोटी छोटी काम हैं गवर्नमेंट के लिए, इन पे सुनाई होना चाहिए। आप वैसे तो बड़े डींगे हाँकते हैं कि हम तो सेना के लिए ये कर रहे हैं, फौज के लिए वो कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे कर दिया तो भाई दिखाओ ना काम को, ये भी कर दो। फिर आपने मेडिकल कॉलेज बताया, बहुत अच्छी बात, आपने और काम किए, बहुत अच्छी बात, मोस्ट वेलकम। और किए इसलिए आप हैं सत्ता में, जिन्होंने नहीं किए वो चले गए। अरे तो आप ऐसा मौका मत दो कि भाई आपको भी जाने का नंबर लगे, कम से कम ये काम भी कर दो भाई, हमारा कहने हाथ जोड़ने से कर दो, वैसे कर दो, लेकिन कर देना चाहिए था। अभी तक नहीं किया तो ये गवर्नमेंट का भी और अधिकारियों का भी फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आपने सुना कि कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों को ये भी मलाल रहेगा कि डिफेंस कॉलोनी, जहाँ पर देश को 15 से 20 अफसर दिए हैं, वही सेंट्रल स्कूल पालवास का जिसने देश की सुरक्षा के लिए 20 से 30 अफसर भेजे, लेकिन वो क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र भिवानी का कहा जा रहा है। जैसे अभी वीर सिंह साहब ने भी बताया कि भाई रोड लाइटें, जबकि जिला प्रशासन और नगर परिषद बोलता है कि भाई लाइटों की कोई कमी नहीं है। पिछले अचंभे की बात है कि पिछले 4 से 5 साल से रोड लाइटों पर पिलर लगे हैं, लाइटें नहीं लगी हैं। तो जिला प्रशासन के पास या नगर परिषद के किसी अधिकारी के पास ये वीडियो पहुंचती है तो कृपया इस पर अवश्य संज्ञान लें। अभी हम बात करेंगे रणधीर साहब से, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार रणधीर साहब। नमस्कार चौहान साहब। साहब, आपका भी लड़का सभी ग्रुपों में भी वायरल हुआ था, हमारे जो भिवानी के ग्रुप थे सभी ने बधाई भी दी थी। हालांकि मिठाई भी हमारी बाकी है आपसे लेनी कि लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। सबसे पहले तो उसकी आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहोगे आज के जो जीशो जवान हैं उनके यंग बच्चों को, मेरे जैसे जो आए हैं प्री मैच्योर आगे, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि भाई बच्चों को कहाँ पे पढ़ाया जाए, भिवानी में किस तरीके की फैसिलिटी और सरकार से या हम पूर्व सैनिकों को एकत्रित होकर लेनी चाहिए, अपने बच्चों को देनी चाहिए? सबसे पहले चौहान साहब आपके चैनल को और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
दूसरी बात आपने बताया कि बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया है। सब ये तो चलो बच्चा जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। और घर में कुछ ऐसा अनहोनी हो गई थी, हादसा हो गया था, उसकी वजह से मिठाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो 9 तारीख बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो हमें भी पता है। 9 तारीख को समझी एक्सपायर हो गए थे, 10 को प्रमोशन हुआ था। बिल्कुल साहब बिल्कुल। मेरे भी साहब 3 बेटे हैं। तो सबसे बड़ा बेटा है वो लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार साहब, अभी आर्मी हेडक्वार्टर में ड्यूटी कर रहा है। तो उस बच्चे की भी साहब, जैसे सुबेदार वीर सिंह साहब ने बताया, बच्चे की लगन, मेहनत और माँ बाप का एफर्ट, दोनों चीज़ों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा एक पायदान अपने से एक स्टेप ऊपर जाए, लेकिन बच्चे का उसका किसके साथ रहन सहन, जिसके साथ बच्चा बात करता है, किस साथ रहता है, उसका पता होना चाहिए माँ बाप को। अगर गलत लाइन चलता है तो उसको कंट्रोल करना माँ बाप का ही फर्ज बनता है। मैं 2000 से लेकर के 2003 तक मैं हैदराबाद पोस्टिंग था आर्मड रेजिमेंट के साथ में। तो वहाँ पर EME सेंटर, मैं एक्चुअली EME का हूँ, EME सेंटर भी है, RT सेंटर भी है और ऑर्डिनेंस सेंटर भी है। बेटा ने उस टाइम पर मैट्रिक किया था, +1 में था। तो मैंने बोला था बेटा तेरे को मैं आर्मी भर्ती करा देता हूँ इधर ही। तो उसने यही जज्बा था कि मैं पापा जाऊँगा तो ऑफिसर बन के जाऊँगा डिफेंस में, नहीं तो मैं अपने सिविल में और कुछ काम करूँगा। तो मैंने बिल्कुल सिपाही में जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग आ गई पुंछ के लिए। तो पुंछ में पोस्टिंग, वहाँ क्वार्टर्स नहीं है, इसलिए बच्चों को मैं गांव में छोड़ दिया। छोटा सा गांव है सिरसा घोगड़ा। वहाँ गांव में इतनी परेशानी, 5 घंटे लाइट आती है, 4-5 घंटे। जो बच्चे पढ़ाई के लिए कोई माध्यम नहीं था, तो ये केंद्रीय विद्यालय जो पालवास में बना था, इसी केंद्रीय विद्यालय में मैंने तीनों बच्चों को ट्रांसफ़र करा दिया, एडमिशन करा दिया। यहाँ पर डेली अप डाउन करना, जाना, बारिश में, मौसम में। छोटे बच्चे थे, मैं पुंछ में बैठा था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो कौन लेके आए कौन लेके जाए, बड़ी समस्या थी इस बात की। उसी परेशानी की वजह से छोटा सा प्लाट लिया है मैंने, 2 कमरे बनाए, इधर ही बच्चों को रहने के लिए सेटल किया। तो तीनों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते रहे, +2 किया। उसके बाद मैं यहाँ पर BSc MSc किया। उसके बाद मेरा जो बीच वाला बेटा है वो मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट हो गया। उसको मर्चेंट नेवी पसंद थी, मर्चेंट नेवी में निकल के चला गया ऑफिसर रैंक में। जब बीच वाला बेटा चला गया तो बड़े वाले को टेंशन होगी कि बीच छोटा चला गया मेरे से और मैं रह गया। इन्हें MSc किया था, MSc के बाद MBA कर रहा था। MBA के साथ साथ मैंने एयरफोर्स के लिए ट्राई किया। एयरफोर्स में 7 में 5 में 6 जो लास्ट दिन होता है कॉन्फ्रेंस, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस, हाँ, उसमें आउट हो गया वो। तो बड़ा दुख हुआ उसको कि मैं आज एक पायलट बन जाता, और नहीं, बोला बाबा कोई बात नहीं, फिर ट्राई करूँगा। तो वो MBA करता रहा यमुनानगर में, और साथ साथ में फार्म भी भरता रहा। फार्म भरने के बाद में उसका आया बेंगलोर SSB आया। उस टाइम में मेरठ पोस्टिंग आ गया पुंछ से। मेरठ पोस्टिंग आने के बाद में हम लोग एक्साइज कर रहे थे, यूनिट एक्साइज में थी, और बेटा का बेंगलोर SSB के नाम आ गया। मैंने उसकी सीट बुक करा दी, बेटा तू घर से यमुनानगर से तेरी मम्मी पास भिवानी आ जाओ, वो दिल्ली से फलानी तारीख को तेरी ट्रेन की सीट बुक है, 2 दिन के बाद तुम बेंगलोर पहुँच जाएगा, SSB देना। बच्चा बेंगलोर वहाँ से अपने यमुनानगर से मम्मी पास आ गया, एक नाइट रुका, अगले दिन लगेज लेकर के और भिवानी स्टेशन चला गया। स्टेशन जाने के बाद वो ट्रेन का वेट करता रहा। हिसार से ट्रेन आने वाली थी दिल्ली जाने वाली। वो ट्रेन इतनी लेट होगी कि कार से भी हम रेलवे स्टेशन दिल्ली नहीं पहुंच सकते। बच्चा का फ़ोन आया, बोला पापा से ट्रेन लेट होगी, मिस होगी, अभी क्या करूं। मैं तो कुछ मत कर, अपनी बैग उठा, वापस मम्मी के पास चला जा, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा, मैं यहाँ बिजी हूँ थोड़ी देर, आधे घंटे बाद। तो कर्नल अशोक साहब थे हमारे 2IC ASC बटालियन के। मैं भागता हुआ काम ख़त्म होते ही टोल काल के बाद वहाँ गया। मैं बताया अशोक साहब को, साहब ऐसे बात होगी। बोला टेंशन मत लो साहब, मैं नाश्ता था उस टाइम। बोला आप जाइए मेरठ, रियर में जाइए आज अभी, और वहाँ अपना एजेंट है, एजेंट्स को पैसे दे करके एयर टिकट करा दो परसों के लिए। मैं ठीक है साहब। मैं वापस गया, जाके एयर टिकट करवाया, बच्चे को बताया बेटा ये टिकट भेज दिया आपके पास, और फलानी तारीख को आप दिल्ली आ जाओ, मेरा खाना भी ले आना, और मैं आपको जहाज़ में बैठा के जाऊँगा। बच्चा दिन गया, जाने के बाद लक अच्छा था। देखो यहाँ से मिसिंग होते हुए किस्मत के ऊपर बात है। बच्चा गया, जाके SSB में क्लियर कर दिया, और अपने आराम से CDS के थ्रू 1.5 साल ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट बन गया। और अभी अपने अच्छा बढ़िया है, स्टाफ कोर्स किया है वेलिंगटन में, स्टाफ टॉप में आया था, टॉप से वहाँ से चीफ साहब उनको दिल्ली ले आए। और बीच वाला बेटा है वो भी अभी कैप्टन से थोड़ा जूनियर होता है, शिप का चीफ अफसर बोलते हैं उसको, मर्चेंट नेवी में एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो चला गया। सबसे छोटा बेटा था, उसने भी NDA की तैयारी किया, NDA में सारा काम क्लियर कर दिया था, लेकिन उसको धुन लगी डॉलर कमाने के लिए। उसको इंडियन आर्मी, मतलब आर्मी पसंद कम है, तो बोला मैं डॉलर कमाऊँगा भैया के साथ, मैं विदेश में जाऊँगा, पूरा वर्ल्ड में घूमूँगा।
और उन्होंने सारे काम छोड़ के एसएसबी वाले, और बाद में वो भी ज्वाइनिंग कर लिया। अब दोनों भाई छोटे वाले मर्चेंट नेवी में चीफ अफसर एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर हैं, और बड़ा बेटा यहीं पर है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब के भी तीनों बच्चे अफसर हैं। अब साथ ही साथ में एक शख्सियत और हैं जिनका भी बच्चा अभी अफसर बना है। सौभाग्य की बात है कि सारे राजपूत समाज की क्रीम हमें साहब के घर पे मिल गए अचानक से ही। तो अभी मैं नेत्रपाल जी से भी मिलवाऊंगा आपको। नेत्रपाल जी, आपका बच्चा अभी ट्रेनिंग कर रहा है, एनडीए में है या कहाँ पे है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपका बच्चा कमीशन ले गया। तो आप क्या कहेंगे युवा पीढ़ी के लिए, राजपूत समाज के लिए और आज की पीढ़ी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। और मैं अपने आप को बहुत ही लक्की मानता हूँ कि हमारे अग्रज बड़े भाई इस रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं जिसको एक समाज एक इज्जत की दृष्टि से देखता है। और रही बेटे की बात, तो मेरा छोटा बेटा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था बेंगलोर में, और उसने पिछले साल 2030 में कमीशन लिया है, सॉरी एनडीए में हुआ है, और अभी ट्रेनिंग कर रहा है। और खड़गवासला पूना में आर्मी ब्रांच के तहत वो अपनी कोशिश कर रहा है। वो भी इन बच्चों से काफ़ी इंस्पायर हुआ था, इनका जिक्र चलता रहता था, तो बताते थे कि साहब के 3 बच्चे हो एयर फोर्स में, तीनों अफसर हैं, साहब के बताते थे। तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिला इनसे। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर, भिवानी क्षेत्र के अंदर, समाज तो हर जगह एक जैसा ही होता है, लेकिन हम क्षेत्र की ज़्यादा बात करेंगे। भिवानी के अंदर मेरा तो मोटो भी यही रहता है चौहान साहब, हम कहीं ना कहीं भिवानी का जो एक ड्रॉबैक बोला जाता है कि बैकवर्ड इलाका है, उसको मिथ्या को तोड़ा जाए, और एजुकेशन के मामले में और कमीशनिंग के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भिवानी को आगे लाया जाए, यही हमारी कोशिश है। बिल्कुल। तो साथियों, ये थी हमारे साथ 3 पूर्व सैनिकों की हस्तियाँ जिन्होंने अपने बच्चों को अफसर बनाया है। और उन पूर्व सैनिकों के लिए विशेषकर जो कि आज लगे हुए हैं कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला, हमें कम मिला, अफसर को ज़्यादा मिला, जेसीओ को कम मिला, जवान को और भी कम मिला, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमें बच्चे को इतना सक्षम करना है। सभी बच्चे यहीं केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं, इसी भिवानी के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़े हुए हैं, ना ही किसी ने कोई ज़्यादा फीस दी, लेकिन बच्चों को मोटिवेट किया। तो सभी पूर्व सैनिकों से, बाकी समाज से और सर्व समाज से भी ये अपील है कि बच्चों को मोटिवेट करके भेजें, ताकि आज जो ज़िला झुंझुनू का नाम लिया जाता है, आज जैसे बापुड़ा गांव का नाम लिया जाता है कि भाई जनरल वीके सिंह आज राज्यपाल बने हैं, तो कहीं ना कहीं गांव और क्षेत्र का नाम अवश्य आता है। चाहे वो कहीं पे भी रहने लग जाएं, चाहे तीनों साहब भिवानी में रहने लग जाएं, साहब सरसा घोगड़ा से आके डिफेंस कॉलोनी में रहने लग गए, वीर सिंह साहब बापुड़ा से आके यहाँ रहने लग गए, मैं बावल से आके भिवानी में रहने लग गया, लेकिन जो हमारा पैतृक गांव है वो हमेशा उसका नाम आएगा। तो सभी से एक बार फिर यही अपील है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिस किसी को भी मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है तो तीनों साहब लोगों के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या जिसको भी ज़रूरत है वो कभी भी 24/7 हमारे से संपर्क कर सकता है। भाई बच्चे को मोटिवेशन चाहिए। और हाल फिलहाल में मैं एक बात और कहूँगा कि भाई जो भी राजपूत प्रतिनिधि सभा है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ऐसी नई पहल करें राजपूत धर्मशाला में, राजपूत समाज में और भी बाकी समाज भी, कि भाई हमारे समाज के सभी समाजों के, चाहे वो राजपूत समाज है, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, चाहे वो फिर जाट समाज है, कि सभी की धर्मशालाएं बनी हुई हैं। उस धर्मशाला में अगर समाज के नाम से एक लाइब्रेरी बना दी जाए तो वो बच्चे या वो माता पिता जो लाइब्रेरी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको फ्री में उस समाज के नाते, समाज के उत्थान के नाते, जब हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर देते हैं कि भाई सम्मानित किया जाए, जो बच्चा सक्षम हो जाता है या सफल हो जाता है उसको सम्मानित करने की बजाय अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको मदद मिले, तो समाज, हर समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सक्षम हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी है साथियों, लेकिन ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं दर्द भी छलका है और मजबूरियां भी सामने आई हैं, कठिनाइयां भी सामने आई हैं। तो वीडियो को अंत में अगर अच्छा लगे तो अपने किसी साथी के पास अवश्य भेजें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।